हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक अगेन। और इस बार जो है वो वील स्टार्ट विद दिस टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज लर्न विद। ठीक है बच्चे लोग, नाउ What did liberal nationalism stands for? तो liberalism nationalism क्या होता है? The idea of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. तो ये बोलता है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट था, हम अभी तक यूरोप कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहे हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में जो आपका नेशनल यूनिटी का आइडिया था, नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, मतलब एक नेशन स्टेट बनाने का जो आइडिया था, वो कब आया था? इन अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 1800 से लेकर 1820 के बीच में ये जो आइडिया था वो आपका आया था। और ये आइडिया जो था नेशनल यूनिटी का, जो ये आइडिया था, वो किसके साथ क्लोजली रिलेटेड था? दैट इज क्लोजली रिलेटेड विद द लिबरलिज्म। इसके साथ क्लोज रिलेटेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यूरोप में नेशनल यूनिटी का आइडिया कब आया? इस टाइम पीरियड में आया या इसमें आया। और ये किसके साथ रिलेट करता था? ये आपका लिबरलिज्म के साथ रिलेट करता था। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूट लिबर। अब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये कहां से निकला है? दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लिबर। कहां से निकला है? लिबर से निकला है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है फ्री। ठीक है जी, लिटरल मीनिंग होता है फ्री। लिबरलिज्म कहां से ड्राइव हुआ है? लिबर वर्ड से। और लिबर का मीनिंग क्या होता है? फ्री। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो किसका क्वेश्चन बनता है? ये इसका क्वेश्चन आपका बनता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो आपका ये बनता है। ठीक है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब क्योंकि ये जो लिबरलिज्म था, ये आपको कल पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि ये जो मिडिल क्लास थी, एक्चुअली ये इन्होंने जो था वो नेशनल यूनिटी के बारे में सोचा था। तो इन लोगों के लिए इस लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था? मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था? मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। नंबर 1 इज फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर एक को कुछ ना कुछ इंडिविजुअल रूप से फ्रीडम जो है वो मिलना चाहिए। एंड सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी लोग जो है वो कानून की नजर में बराबर होने चाहिए, चाहे वो एक राह चलता बेवड़ा इंसान है या आपके राष्ट्रपति है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सभी जो है दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये जो है ये इस मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ। ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। दिस इज आल्सो अ 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट डज the liberalism stand for the middle class? The liberalism stand for freedom of individual and equality of law. ठीक है जी। Politically it emphasize the concept of government by concept. अब politically इसका क्या मतलब है? Political क्या मीनिंग है इसका? राजनीतिक रूप से क्या मीनिंग है इस वर्ड का? राजनीतिक रूप से जो आपका ये जो लिबरलिज्म वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है पॉलिटिकल रूप से? इसका मीनिंग है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। क्या मीनिंग है?
गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब सबकी सहमति से, कंसेंट होता है सहमति से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होनी चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. पॉलिटिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ द दिस इज द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. दिस इज द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है जी, कि सबकी सहमति से जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए. Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges. अब तीसरा मीनिंग, ये पहला मीनिंग हो गया, ये आपका पहला मीनिंग हो गया, ये दूसरा मीनिंग हो गया, ये तीसरा मीनिंग हो गया. फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस वर्ड का यूज, किस वर्ड का, इस वर्ड का यूज क्यों किया जाता था? ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस वर्ड का मीनिंग क्यों किया जाता था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस वर्ड का जो मीनिंग था वो था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी आपको बताया था, एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस बताए थे आपको, जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं उनको, उनका एंड जो था, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज इज यूज्ड इन द, दिस वर्ड इज यूज्ड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन for describing the end of autocracy and clerical privileges. तो ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है. 19th century liberals also stressed on the individuality and private property. ठीक है, तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं. Yet equality before law does not necessarily stand for universal suffrage. मैंने अभी आपको बताया कि लिबरलिज्म का, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था. फॉर मिडिल क्लास लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था? लिबरलिज्म का एक मीनिंग था आपका, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल. एक मीनिंग मैंने आपको ये बताया फॉर इंडिविजुअल, और दूसरा मीनिंग मैंने बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ. लेकिन इस इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग था, इस इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग ये नहीं था कि सभी लोगों को, जितने भी लोग उस टाइम पे इस कॉन्टिनेंट में रहते थे, उन सभी को ये मिल जाए, यूनिवर्सल सफरेज मिल जाए. अब ये यूनिवर्सल सफरेज क्या होती है? यूनिवर्सल सफरेज क्या होती है? यूनिवर्सल सफरेज होती है मींस टू गेट अ राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार मिल जाए. इस इक्वालिटी बिफोर का मीनिंग जो था वो ये नहीं था कि सबको जो है वो यूनिवर्सल सफरेज मिल जाए. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment, liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owning man. अगर आप जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को ध्यान से पढ़े तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग के दिनों में फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो थे, ये जब फ्रेंच आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन भी गया था, ये लिबरल कंट्री जो बन गया, तो उसमें भी जो था, जो राइट टू वोट था, जो वोट देने का अधिकार था, राइट टू वोट था, और दूसरा क्या था, राइट टू गेट इलेक्टेड, राइट टू गेट इलेक्टेड. ये भी, ये दोनों जो अधिकार थे ये सभी को नहीं मिले थे, ये सिर्फ किसको मिले थे? ये मिले थे प्रॉपर्टी ओइंग मैन्स को. प्रॉपर्टी ओइंग, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, और दे आर द
दे आर द हाई क्लास पीपल, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, उनको ही ये अधिकार जो था वो मिला था। अब इसका कंपैरिजन, इस चीज का कंपैरिजन यहां से लेकर और इस चीज का कंपैरिजन जो है वो आप आज की डेट में इंडिया के साथ कर सकते हैं। इंडिया में आज की डेट में राइट टू वोट सबको है, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और नंबर सेकंड, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और जीत सकता है, ठीक है। तो पर उस टाइम पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, ये दोनों चीजें जो थी वो नहीं थी। ये सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे उनको जो थी वो ये चीज थी। प्रॉपर्टी ओइंग मैन, सिर्फ मैन, जो पुरुष थे, जो जेंटलमैन थे, उनको सिर्फ ये अधिकार जो था वो दिया गया था। Men without property and all women were excluded from the political rights. अब किसको बाहर निकाल दिया गया, एक्सक्लूड किसको किया गया, एक्सक्लूड किया गया। नंबर 1 विमेन्स को एक्सक्लूड किया गया, और नंबर 2 द मेन विदाउट प्रॉपर्टी, विदाउट प्रॉपर्टी। अब यहां पर भी आपका जो है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। किसको बनाने वाला जो है वो एमसीक्यू के क्वेश्चन में फॉर्म चेंज कर सकता है। एक आपको स्टेटमेंट दे दी गई, एक आपको इसका लॉजिक दे दिया गया, एक स्टेटमेंट देगी, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें आपको बताया गया कि किस तरह से जो है कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, या ए बी दोनों ठीक है, या ए बी दोनों ही गलत है। तो इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। Only a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. अब थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ जब फ्रेंच में जैकोबिन्स आए, जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई, तो उसमें जो थे, जो मैन थे, सभी मैन, चाहे वो प्रॉपर्टी ओइंग थे, चाहे वो प्रॉपर्टी ओइंग नहीं थे, चाहे उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी चाहे नहीं थी, तब जो थी वो यूनिवर्सल सफरेज सबको दी गई थी। मैंने अभी आपको बता दिया गया यूनिवर्सल सफरेज क्या होती है। एवरी पर्सन इन अ कंट्री हैज द राइट टू वोट हु हैव, इन इंडिया द पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 or above 18 have the right to vote without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के उसको वोट देने का अधिकार है। That is known as universal suffrage. तो जैकोबिन्स के टाइम पर जो था वो फ्रांस में मैन को जो थी वो यूनिवर्सल सफरेज कुछ टाइम पीरियड के लिए जो थी वो दी गई थी। However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced women to the status of minor. लेकिन जब जैकोबिन्स के बाद जो था वो आपका नेपोलियन का पीरियड आया, तो नेपोलियन के पीरियड में जो था वो फिर से सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज को लिमिटेड कर दिया गया था। मतलब ये हटकर फिर यहीं पहुंच गया प्रॉपर्टी ओइंग मैन के पास। और दूसरी बात, विमेन्स को जो था वो एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब उनसे राइट टू वोट जो था वो छीन लिया गया था। किस पीरियड में? नेपोलियन के पीरियड में। नेपोलियन के पीरियड में ये वापस ले लिया गया। और विमेन्स को क्या स्टेटस दिया गया? इसके टाइम पर विमेन्स का क्या स्टेटस था? विमेन्स का जो स्टेटस था वो माइनर का स्टेटस हुआ करता था उस टाइम पर। नेपोलियन के टाइम पीरियड पर यूरोप में विमेन्स का जो स्टेटस था वो माइनर सिटीजन्स का स्टेटस हुआ। ड्यूरिंग नेपोलियन पीरियड मैंने आपको बताया कि नेपोलियन के पीरियड में वुमेन्स को जो स्टेटस दिया गया था वो माइनर का स्टेटस दिया गया था, और माइनर का स्टेटस देने के साथ साथ दे आर द सब्जेक्ट्स टू किस की, या तो फादर की या फिर हस्बैंड। मतलब विमेन्स जो थी वो आपकी किसकी सब्जेक्ट हुआ करती थी? वुमेन्स जब तक वो अनमैरिड है तब तक वो फादर की मतलब प्रॉपर्टी है, और मैरिड होने के बाद वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी जो थी वो हो जाया करती थी। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द नेपोलियन पीरियड इन द यूरोप। ठीक है,
Throughout the 19th and early 20th century, women's and non-property men organized opposition movement demanding equal political rights. आप तो इसके बाद क्या हुआ, जो आपकी पूरी की पूरी 19th सेंचुरी में, पूरी की पूरी 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में जो था वो क्या हुआ, वुमेन जो थी और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे वो आप इक्वल राइट टू वोट या इक्वल इसको आप राइट टू वोट के लिए जो थे वो टू वोट के लिए जो थे वो ऑपोजिशन करते रहे या राइट टू वोट का अधिकार जो थे ये लोग मांगते रहे. In the economic sphere, now this is all about the political sphere. ये हो गया आपका political sphere में. Now moving to the economic sphere. इकोनॉमिक स्फीयर में क्या हाल चाल था, आप इकोनॉमिक स्फीयर की बात कर रहे थे, यूरोप का इकोनॉमिक स्फीयर में क्या हाल चाल था. इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एंड ऑफ एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स. ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा. किस चीज की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है. इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म की डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ मार्केट. फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब मार्केट को आजाद छोड़ दिया जाए. आजाद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं वो मार्केट को खुद संभालेंगी. ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का जो है वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है. यहाँ पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है वो खुद अपने आप मार्केट को संभालती है. जैसे आपने इकोनॉमीज पढ़ी होंगी 10th में, 9th के इकोनॉमिक्स में या 10th की इकोनॉमीज में, तो वहां पे आपकी 2-3 तरह की इकोनॉमीज होती है. मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं. एक आपकी प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी होती है या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है. दूसरी आपकी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है. तीसरी आपकी जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है. जो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक जो वर्ड है वो कैपिटल से बना है. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे जो है वो आपके मार्केट के हाथों में होते हैं. क्या होता है कि अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा. ये आपके थोड़े से हायर लेवल की बात है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. तो इसी तरह से फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात जो थी वो आपकी की गई थी. फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात की गई. और दूसरी एबोलिशन होता है किस चीज को खत्म करना, ऑफ स्टेट इम्पोज्ड restrictions. स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जो स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जो स्टेट ने बाधाएं खड़ी की थी. जैसे आपको पता होगा कि अगर आप यहां से सामान लेकर चलते हैं या पंजाब से सामान लेकर चलते हैं तो पंजाब में से आप हिमाचल की तरफ को सामान लेके आते हैं या जम्मू एंड कश्मीर की तरफ को सामान लेके जाते हैं तो आपको पंजाब के टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे. जब आप जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे तो वहां पे आपको जम्मू कश्मीर के टैक्सेस भी देने पड़ेंगे. तो दैट इज नोन एज द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस. तो वो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन जो थी वो आपकी जो थी उसको एबॉलिशन करना, उसको खत्म करना जो था वो आपका इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मीनिंग था. ठीक है. अब इससे क्या होगा, ताकि गुड्स और कैपिटल्स को, गुड्स एंड कैपिटल को इजिली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव किया जा सके. गुड्स और कैपिटल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. और 19th century में मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी डिमांड थी, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही जो थी वो इंडस्ट्रियल, मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी. इसलिए बहुत तगड़ी डिमांड थी मिडिल क्लास की कि एक तो मार्केट को फ्री कर दिया जाए और जो स्टेट ने
जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, स्टेट जो बाधाएं खड़ी करता है, उन बाधाओं को मूव किया जा सके ताकि गुड्स और कैपिटल को जो है वो इजी के साथ मूव किया जा सके। Let us take an example of the German speaking region in the first half of the 19th century. अब इसको समझाने के लिए इसने जो है वो जर्मनी का एक एग्जाम्पल लिया है, जर्मनी का 19th सेंचुरी में जर्मनी का एक एग्जाम्पल लिया है। जर्मनी उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। Napoleonic administration measures had created out countless small principalities and confederation of 39 states. उस टाइम पर administrative basis has created out of countless small principalities. नेपोलियन का जो उस टाइम पर वो था, जो उसकी साम्राज्य था, उसमें क्या था, उसमें काउंटलेस, जिनको गिना नहीं जा सकता, स्मॉल प्रिंसिपलिटीज थी। स्मॉल प्रिंसिपलिटीज थी मतलब छोटे छोटे राज्य थे, आप या ये बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कबीले थे, कबीले जो थे वो थे। काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज जो थी एंड कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, और उसके साथ साथ 39 कन्फेडरेशन जो थी वो स्टेट्स थे। ठीक है जी, तो ये नेपोलियन का उस टाइम पर जर्मनी में के शासन के टाइम पर हुआ करता था। Each of these posed its own currency. अब इन सभी का 39 कन्फेडरेशन जो स्टेट थी उनका भी और जो स्मॉल काउंटलेस प्रिंसिपलिटीज थी उनका भी अपनी अपनी करेंसी जो थी वो हुआ करती थी। हर किसी की अपनी अपनी करेंसी जो थी वो हुआ करती थी। जैसे हम बात करें कि हिमाचल का रुपया, हिमाचल में भी पंजाब कांगड़ा का रुपया अलग, हमीरपुर का रुपया अलग, बिलासपुर का रुपया अलग, मंडी का रुपया अलग। तो इस तरह से उस टाइम पर जो था वो अपनी अपनी इन सब की करेंसी जो थी वो जर्मनी में हुआ करती थी। करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स, करेंसी वेट और मेजर जो थे वो अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, तो इन सभी 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स में और स्मॉल प्रिंसिपलिटीज में वेट और मेजर जो थे वो अलग अलग हुआ करते थे। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे अलग अलग हुआ करते थे। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg। अब इसने एग्जाम्पल दिया है कि एक ट्रेडर है, व्यापारी है एक, ये आपका जो है वो कहां से कहां को टू मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है हम्बर्ग टू नर्मबर्ग। यहां से हम्बर्ग से नर्मबर्ग को मूव करता है। ठीक है, आप देखिए क्या होता है। टू सेल हिज गुड्स वुड हैव पास थ्रू 11 custom barriers and pay a custom duties of about 5% at each one of these। तो अगर वो हैम्सबर्ग से नैम्सबर्ग जाता है तो उसे 11 कस्टम ड्यूटीज जो है वो पे करनी पड़ती हैं। अभी कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? ये कस्टम ड्यूटीज होती हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर जो चुंगी या टैक्स दिया जाता है, दोज आर नोन एज द कस्टम ड्यूटीज। तो ये कस्टम ड्यूटी जो थी यहां से यहां पहुंचने तक जो थी वो 11 बार उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, और ये कस्टम ड्यूटी जो थी हर राज्य में 5% के हिसाब से इंक्रीज कर जाती थी। मतलब अगर ये हैम्सबर्ग से चलता, हैम्सबर्ग ए सिटी आ गई, और ये आपकी जो है वो मान लेते हैं ये आपकी ये ए आ गई, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th सिटी आ गई। ठीक है, ये आपकी जो है वो ये आपकी एल आ गई। ठीक है, तो ए से एल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती? 11 बार कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, और हर बार ये कस्टम ड्यूटी जो थी वो 5% इंक्रीज कर जाती थी। जैसे
हैम्सबर्ग से वो यहाँ बी पे चला, इसको ए को हटा देते हैं क्योंकि ए हम हैम्सबर्ग को मान रहे हैं। अगर ये वो ए से यहां चला तो उसे यहाँ पे 5 हम रुपीस के हिसाब से ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए रुपीस के यहां से ले रहा हूं। अगर ये बी से सी पे जाएगा ट्रेडर, तो यहाँ पे इसको यहाँ 5 दे रहा था, 5% और इंक्रीज होगा, तो 5 का 5% कितना हुआ, 5 का 5% कितना हुआ। या आप इसको और इजी करने के लिए, अगर ये यहाँ पे 100 दे रहा था तो 100 का 5 कितना होगा, 105 हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये बी से सी से डी पे जाता है तो 5 और बढ़ेगा, तो 105 का 5 कितना हुआ, 105 का 5 हुआ आपका 5% ऑफ 105, 5 अपॉन 100 इंटू 105, तो ये आ जाएगा आपका 25 जा 100 और 5 1 जा 5, 25 जा 100, 1 अपॉन 20 इंटू 105, तो ये आ जाएगा 105 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका 1050, 1050, तो ये हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये यहां जाएगा तो 115 हो जाएगा, इसी तरह से अगर यहां जाएगा तो 120 हो जाएगा, इसी तरह से अगर ये यहां जाएगा तो 125 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी कस्टम ड्यूटीज जो थी वो आपकी इंक्रीज करती चलती थी। ड्यूटीज वर ऑफन लेव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजर ऑफ द गुड्स। अब ये तो ड्यूटीज तो बढ़ ही रही थी, अब कितने परसेंट वो इंक्रीज होगी वो डिपेंड करता था आपका इसके ऊपर कि आपकी गुड्स कितनी भारी है, उसका वेट क्या है या मेजर क्या है। जैसे आप चीनी बेचने जा रहे हैं तो वो वेट्स में होगी, अगर आप कपड़ा बेचने जा रहे हैं तो वो मेजर्स में होगा। जैसे इसने एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। Each region has its own system of weights and measures, क्योंकि हर सिस्टम का जो अपना वेट एंड मेजर सिस्टम जो था वो हुआ करता था। This involved time consuming calculation, और इसमें जो था वो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता था। The measure of cloth, so for example एक कपड़ा है, उसकी अगर आप जो है वो मेजरमेंट करते हैं तो was alley which is in each region stood for a different length, and alley of textile material bought in Frankfurt would get you 44.7 centimeter of cloth। अगर आप जो है वो कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं, फ्रैंकफर्ट भी आपका जर्मनी में है, तो उस टाइम पर जो कपड़ा मेजर होता था वो आपका टर्म यूज की गई है एली। तो एली जो आपकी टर्म थी उसमें अब फ्रैंकफर्ट में अगर कपड़ा मेजर करते हैं तो आपके पास इतने सेंटीमीटर कपड़ा आएगा, 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा आएगा। अगर आप जो है वो म्यांस या नेम्सबर्ग में म्यांस में कपड़ा मेजर करते हैं तो म्यांस में आएगा ये 55.1 सेंटीमीटर, 55 म्यांस में ये 55.1 सेंटीमीटर आएगा। जबकि अगर आप नम्सबर्ग में यहां वो कपड़ा मेजर करते हैं तो यहां पे वो कपड़ा जो है वो 65.6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, और अगर आप जो है तो वहां पे वो जो है वो 53.5 सेंटीमीटर आएगा। मतलब हर एरिया में जो कपड़ा था उसकी लेंथ जो थी वो अलग अलग हुआ करती थी। तो विद दिस एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर, और यहां से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये आपका 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन जो है वो बनता है। थैंक यू वेरी मच। I hope you will like, share and subscribe my video, that is Learn with Guruji.